नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं या नहीं। अपनी ये जो क्लासेस हैं, एकलव्य बैच जो अपन ने चलाया था, जो रीट मेंस को ध्यान में रखते हुए जब मैंने शुरू किया था 6 महीने पहले इस बैच को, तब मैंने कहा था, 6 महीने तो नहीं, 4-5 महीने हुए, तब मैंने कहा था कि अंत तक लेकर जाऊंगा। तो वैसे तो 4 साल से मुझे विद्यार्थी जान ही रहे हैं, खासकर अध्यापक भर्ती वाले तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कुछ जो बच्चे नए जुड़ते हैं उनके मन में शंकाएं होती है, क्योंकि कहीं भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती है कि कोई गुरुजी की क्लास स्टार्ट कर रहा है, कोई वैकेंसी की क्लास शुरू हो रही है और मतलब वो यूं ही कह देगा कि भाई पूरा बैच अटे ही कराऊं। क्योंकि बाद में आखिर में यूं है कि ऐप माते बच्चे कौन देखी, तो अपार तो ऐप माते क्लास ई वास्ते दाई को नहीं, तो अपार मन भटके ही नहीं कि ऐप पर ले जाना ही नहीं है बच्चों को। ठीक है, अभ्यास करना है किसी को तो ऐप से जाकर, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो वही होती है, यूट्यूब करवाता नहीं टेस्ट सीरीज, नहीं तो यूट्यूब पे क्या पता वो भी करवा देते हैं, है ना। तो ये भाई साहब अब अंतिम जो है, कुछ क्लासें बाकी है। मुश्किल से मैंने जो आप लोगों से वादा किया था कि मैं जो सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाला हूं, कॉमन सिलेबस सारा, उसमें मुश्किल से 3 से 4 क्लास बाकी है। ठीक है, खींची तानी 5 क्लास बस। तो यानी कि कोर्स कितना कंप्लीट हो गया, जो मैंने आप लोगों से कहा था कॉमन, जो 2 वॉल्यूम मैंने आप लोगों को बुक वाले दिए थे उन दोनों में से, यानी कि वो हो गया है 98% कोर्स कंप्लीट। कितना हुआ है? 98% कंप्लीट हो गया। मतलब शिक्षक के ऊपर भी जब वो ये इस खुले प्लेटफॉर्म पे, विश्वव्यापी प्लेटफॉर्म है, इस पे आके कह देता है कि मैं पूरा करवाऊंगा, तो एक चुनौती होती है। उसके बाद में चाहे पारिवारिक कंडीशन कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, भाई कई सारी चीजें होती है जो देखनी पड़ती है। कुछ भी कैसा भी चल रहा है, फिर वो कोर्स करवाना है तो करवाना है, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, बर्डन कोई नहीं है, नैतिक जिम्मेदारी। तो अब ये एक और बैच जो है, ये तकरीबन कंप्लीट, किसी भी वैकेंसी का देखें तो अपन 5वां या 6ठा बैच होगा। सारी वैकेंसी का यदि कंप्लीट देखें कि ये कंप्लीट हो रहा है, पशु परिचर करवाया, चतुश्रेणी करवाया, रीट के तो 2-3 करवाए हैं, वरिष्ठ अध्यापक का करवाया, तो ये अब भाई साहब कंप्लीट हो रहा है। 4-5 क्लासें मुश्किल से बची है, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आरटीई। आरटीई जो है बच्चों को याद नहीं होती धाराएं, तो मैं आप लोगों के एक व्यवस्था याद करने की कर देता हूं, आप लोगों को 100% याद हो जाएगी। इस क्लास को पूरा देखना, जहां जहां जो निर्देश दूंगा वो पूरे सुनने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को आरटीई याद हो जाएगी, है कि नहीं। निशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो पूरी तरीके से 2009 वाला आप लोगों को याद हो जाएगा, और इसमें से ही सवाल पूछते हैं। जुड़ गए? सभी टावर जुड़ गया? तो करा के शुरू क्लास है। वैसे भी आरटी तो मैंने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से याद करवा रखी है, लेकिन कई सारे नए बच्चे हैं, तो जिनको करवा रखी है वो तो जॉब लग गए, तो कई सारे नए बच्चे हैं तो उनके लिए याद करने की व्यवस्था कर देते हैं। ठीक टावरों, करा के शुरू। आवाज आवाज क्लियर है कि क्लास अटके तो नहीं ना आज? ठीक है, करते हैं शुरुआत। देखो, आरटी जो एक्ट है, आरटी एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आरटीई 2009 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी है कि इसको मंजूरी कब कब कहां कहां से मिली है। इसको मंजूरी कब कब कहां कहां से मिली है, इसमें सबसे पहले आप याद रखेंगे कि राज्यसभा में मंजूरी कब दी गई इसे, ठीक है। फिर ध्यान रखना है कि लोकसभा में मंजूरी कब मिली है, लोकसभा में। और फिर याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है वो अंतिम रूप से मंजूरी कब दे दी गई, राष्ट्रपति द्वारा जो है अंतिम रूप से कब मंजूरी दे दी गई। तो ये कुछ जो है बेसिक डेट्स याद रखनी पड़ेगी। कि नहीं है? 20-4-26 क्या याद रखो? 20-4-26 क्या गुरुजी वो 20-4-26 क्या है? तो भाई साहब वही तो याद करने रो पैटर्न है आपने, वही तो याद करने रो पैटर्न है। राज्यसभा में जो मंजूरी मिली है वो 20 तारीख को मिली है, यहां पे जो मिली है अपने लोकसभा में वो 4 तारीख को, और यहां पे मिली है 26 तारीख को। बस डेट याद हो गई, बाकी के महीने तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जुलाई अगस्त ही तो है। याद क्या करना है, यहां पे लिखना है जुलाई, ये है जुलाई। और 2009 सन तो याद करने का काम ही नहीं है ना। और यहां पे क्या है, इन दोनों में अगस्त, इन दोनों में अगस्त, इन दोनों में अगस्त, और ये आ गया भाई साहब आपके 2009।
2009। ले हुगो का 20/4/26। अब सन कौन सा चल रहा है? अभी कौन सा सन चल रहा है? अभी कौन सा चल रहा है? 2026 चल रहा है। तो 26 तो यही याद रही कि 20/4/26 कैसे बता रहा हूं मैं आप लोगों को बोल के तरीके से, 20/4/26 जैसे कि कोई 2026 में मिला हो तो आप लोगों को 20/4/26 ये याद रखना है। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में मंजूरी मिल गई, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में मंजूरी मिल गई और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा जो है, राष्ट्रपति उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल थे, ठीक है, तो उन्होंने इसको मंजूरी दे दी। और लागू कब हो गया? लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010। लागू पूछेंगे, फिर क्या पूछेंगे कि लागू कब हुआ? देखो टाबरों, एक बात थाने बहुत पतेरी बताऊं मैं कि जी टाइम मैं याद करा रही हूं ना चीजा, तो बी टाइम सिर्फ और सिर्फ चीजें याद करने में ही ध्यान लगाओ थे। मतलब खुदरी जिज्ञासा लेना हो ना गुरु के गुरु जी ये हो जाए वो हो जाए, रीट का स्कोरिंग वो फलानिया टिकनिया, तो मैं आप लोगों को ये इस मामले में आश्वस्त कर सकता हूं, जिसका ध्यान कमेंट बॉक्स के उस अंदर है उसके दिमाग में डेटा फीड नहीं होगा। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसमें रहता है कि गुरुजी की नजर मेरे कमेंट में पड़ जाए, मुझे जवाब दे जाए, बस। तो भाई साहब हाथ जोड़ निवेदन है, बहुत सारा चैनल है, थारो इंतजार करे कि कोई टबर अजी है कमेंट कर दे तो मैं हाथ ही करदा, मंतल हो जाए, थोड़ी क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, चल जाए, तो बेसब इंतजार करे बे बाने भी तो किनो आसरो होनो चाहिए। आप सबरो आसरो है बिने थे बट पधारो। और अटे सिर्फ पढ़ने वाला जिन लागे कि मैं भाई साहब 2026 में मार सपना साकार करना है, नहीं तो जिंदगी आगे की नहीं है, दुनिया समाज बहुत मजा लेवे, बे जुड़ियो डारो, क्योंकि बाणे जो है सिलेक्शन तक ले जाने रही जुगाड़ अटक करी जी। बाकी जवाब अवाब अटे कमेंट में जो है थान लागी कि गुरु जी खोटा गणा है, कमेंटर जवाब नहीं दे, मेरो कमेंट पढ़े ही कौन, और है गुरु जी तो एडा है कि कमेंट कौन कर रही है तो नाम ले कौन। तो वैसा हाथ जोड़ निवेदन है थे बट पधार सको, मने अटे जो है पढ़ावा दो और याद करावा दो, छोरिया के बहुत जरूरत है नौकरी की, ठीक है। इतो निवेदन मान लियो आप, बहुत सप्रेम निवेदन है, हाथ जोड़, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ध्यान देना है, ठीक है। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। अरे राजस्थान में लागू कब हुआ है? तो राजस्थान में क्या किया कि कुछ जो है 29 मार्च के समय जो है 29 मार्च 2011 को कुछ संशोधन किए और फिर जो है उसको लागू किया है ठीक 1 साल बाद 1 अप्रैल 2011 को लागू किया है। तो वो भी बता दूंगा आप लोगों को। यहां तक जो है ये चीजें आप लोगों के दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। ये डेट पूछ ले तो अपने गलत नहीं होनी चाहिए चीजें, ठीक है। ये डेट पूछे तो गलत नहीं होनी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आते हैं कि अब किस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए आरटी बिल को राज्यसभा में मंजूरी, अभी बताया आपको 20 जुलाई 2009। आरटी बिल को लोकसभा में मंजूरी, अभी बताया 4 अगस्त 2009। और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा अंतिम रूप से मंजूरी दी है 26 अगस्त 2009। अब सुनो मेरी बात, आरटी में पूछी जाती है धाराएं, और मैंने आज पूरे दिन आप लोगों के लिए इन स्लाइड को ही तैयार किया है। आज जो मैं धाराएं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, और धाराओं को मतलब मैंने उनमें से की पॉइंट निकाल दिए हैं कि बच्चों को धाराएं यदि याद करनी है तो बहुत सीमित शब्दों के अंदर स्लाइड बनाया हूं। किताब में आप लोगों को विद डिटेल दी है पूरी, लेकिन सीमित शब्दों में कि आपको यदि मात्र 5 मिनट में धाराओं का रिवीजन करना हो, कितने, मात्र 5 मिनट में आरटीई की पूरी 39 धाराओं का रिवीजन करना हो, तो ये आज की इस क्लास को देख लिया, बस लीला लहर पवारे 25 की व्यवस्था है, ठीक है। ये बातें निवेदन करियो हाथ जोड़ के, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ध्यान दियो। मेरो दिमाग कमेंट में नहीं जा और एक्टिव रहो नहीं तो थार दिमाग में ये चीजें फिट है पूरी तरीके से, ठीक है। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ध्यान देना, ठीक है। आज कमेंट बॉक्स जो है शांत रहना चाहिए। देखो 1 अप्रैल 2010 को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे भारत में लागू हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां धारा 370 लगी हुई थी, वहां की नियमावली अलग थी, वहां का संविधान अलग था, वहां का झंडा अलग था, वहां की भाषा अलग थी, वहां सब कुछ अलग था। तो जब धारा 370 जब हटाई गई 5 अगस्त 2019 को, तब उसके बाद में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में लागू होता है, बाकी जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में जो है ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हो जाता है। ये बात अलग है कि प्रत्येक राज्य के अंदर इस आरटी के अंदर मान लीजिए कोई संशोधन करने हैं तो उन्होंने एक अलग से नियमावली बना के संशोधन कर दिया, जैसे कि अपन पढ़ेंगे 2011 वाली भी नियमावली पढ़ेंगे कि कुछ आंशिक संशोधन के साथ में उसे लागू किया गया। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? ओके।
चलिए अब देखिए, राजस्थान राज्य में 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा एक संशोधन प्रस्ताव पारित किया और 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में भी लागू कर दिया और राजस्थान में इसे फिर जो है नियमावली नाम देके, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली जो है 2011, इस तरीके से यहां पे भी लागू कर दिया। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, वो यही है, ठीक है। चलिए अब देखो, जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ? 5 अगस्त 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर में लागू होता है। और संविधान में उल्लेख, इस आरटीई का संविधान में उल्लेख कहां मिलता है? तो संविधान के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है 86वां संविधान संशोधन किया गया, एक 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो किस लिए है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। वो संविधान के अंतर्गत पूछ ले आप लोगों को, तो ये 86वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही है पूरी तरीके से। और आप लोगों को ध्यान रखना, मूल कर्तव्य है ना, बाध्यकारी नहीं होते। एक व्यक्ति का कर्तव्य, जैसे कि मैं समझता हूं कि मेरा कर्तव्य है कि मैं इस मोटो के साथ में यूट्यूब पे आया हूं कि बच्चों को जो है जब तक मैं पढ़ाऊंगा मेरी क्लासें हमेशा निःशुल्क रहेगी, तो ये मेरा कर्तव्य है, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, तो कर्तव्य है। मैंने माना है कि अपना कर्तव्य वैसे का वैसे, मूल कर्तव्य में जो भी बातें उल्लेखित है तो ये बाध्यकारी नहीं होते। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आप लोगों की जिम्मेदारी है, कोई निभाता है कोई नहीं निभाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। मूल कर्तव्य के अंदर ये अभिभावकों का कर्तव्य बना दिया गया 51 क में, जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों का अधिकार है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यहां तक बात समझ में आ गई, तो अब बढ़ते हैं अपन आगे। ये पूरी की पूरी लागू होने तक की बात है, ये पूरी की पूरी लागू होने तक की बात है। अब देखो, आरटीई एक्ट की संरचना पूछेंगे। पहले इसके अंदर ध्यान रखना सिर्फ 38 ही धाराएं थी, लेकिन अब 39 धाराएं हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों का। कुल अध्याय कितने हैं? कुल अध्याय है 7। कितने अध्याय है? 7। कुल धाराएं याद रखनी है 39। जिस चीज के पास में 38 लिखी हुई हो वो संशोधन करके 39 कर देना, 39 कर देना। ये सारी सब जगह से देख दाख के चीज, और उसके बाद में फाइनली बता रहा हूं आप लोगों को कि अब अध्याय तो है 7 और धारा है 39, ये ध्यान रखना आप लोगों को। और अनुसूची कितनी है? अनुसूची मात्र 1 है, जो अनुसूची का उल्लेख अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अनुसूची कितनी है? मात्र 1 अनुसूची है। और सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? सबसे बड़ा अध्याय है चौथा, सबसे बड़ा अध्याय है चौथा, जिसके अंदर 12 से लगा के 28 तक धारा है, 28 तक धाराएं हैं, 28 तक धाराएं हैं। यहां तक बात समझ में भाई साहब आ गई ना, तो समझ लो कि आप लोगों के आधी आरटी तो याद हो गई, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन ये डेट में रहता है, फिर ये रहता है धाराओं में रहता है। तो यहां तक बात एक एक स्टेप आज की क्लास में चलेंगे और सारी चीजें याद कर लेंगे। अब आते हैं अपन अनुसूची, क्योंकि एक ही है तो अनुसूची वाला काम बीच में निपटा देते हैं, ठीक है। अनुसूची कितनी है? 1 अनुसूची है। अब इस अनुसूची में देखो, आरटी एक्ट 2009 में 1 अनुसूची का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुछ मुख्य प्रावधान है जो एग्जामिनर बहुत बारीकी से देखता है और यहीं से प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। तो देखो, पहली चीज ध्यान रखो कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए संपूर्ण व शिक्षण दिवस जो होंगे ना, संपूर्ण शिक्षण दिवस जो होंगे वो 200 दिन होंगे। मतलब 200 दिन वर्किंग डेज कह सकते हो आप, शिक्षण दिवस वर्किंग डेज। इसके जैसे छुट्टियां आ गई वो सारी चीजें निकाल दो, संडे निकाल दो, है ना, 52 तो संडे निकल गए, इसके अलावा और छुट्टियां आ गई वो निकाल दो, उत्सव वाले दिन निकाल दो। वर्किंग डेज यानी शिक्षण दिवस जो है वो 200 दिन रहेगा। किसके अंदर? प्राथमिक कक्षाओं में। यानी शैक्षणिक घंटे पूछे आप लोगों को, इन 200 दिन या तो 200 दिन मान लो या घंटे माने, तो शैक्षणिक घंटे जो है वो 800 घंटे निर्धारित किए गए हैं कि 800 घंटे बच्चों को शिक्षण करवाना ही पड़ेगा। 200 दिन 800 घंटे, इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। उच्च प्राथमिक, अब देखो प्राथमिक कक्षाएं कौन सी है? प्राथमिक यानी पहली से 5वीं, प्राथमिक यानी पहली से 5वीं, उच्च प्राथमिक यानी कि 8वीं तक, उच्च प्राथमिक यानी 8वीं, 6ठी से 8वीं मान लो आप। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए संपूर्ण वर्ष 220 दिन और शिक्षण के हैं और शैक्षणिक घंटे 1000 होंगे। यानी 6ठी से 8वीं पूछेंगे, उच्च प्राथमिक पूछेंगे तब तो 220 दिन है और 1000 घंटे हैं, और प्राथमिक पूछेंगे तो 200 दिन है और 800 घंटे है। ये किसमें उल्लेखित है? ये अनुसूची 1 के अंदर उल्लेखित है, ठीक है। प्रत्येक अध्यापक को प्रति सप्ताह कार्य 45 घंटे शिक्षण कार्य करवाना अनिवार्य होगा, जिसमें
तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे। ठीक है, कि कोई कहता है कि मैं कंटेंट तैयार करता हूं, तैयारी के घंटे भी उसके अंदर शामिल होंगे, जिसमें जो है प्रति सप्ताह 45 घंटे, प्रत्येक सप्ताह, ठीक है, 45 घंटे जो है शिक्षण कार्य करवाना पड़ेगा। और प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 150 विद्यार्थी होने पर वहां एक पूर्णकालिक एचएम रखा जाएगा। पूर्णकालिक यानी कि हेडमास्टर होगा कब, कि 150 से ऊपर बच्चे जाते हैं तब एचएम पूर्णकालिक होना वहां पे जरूरी है। इससे नीचे है तो जरूरी नहीं होता, एचएम की पोस्ट क्रिएट नहीं भी हो जाती, कई जगह होती है, लेकिन नहीं भी हो ऐसा कह सकते हैं। और यहां पे आप लोगों को ये जितनी जानकारी दी है ना भाई साहब, इसको जो है आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना। बहुत जबरदस्त आप लोगों को ये जानकारी पूछी जाएगी। हाँ, तो धारा 39 है, इसको कर लेना। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा 38 है कि गुरुजी 38 है, ये जब मैं लास्ट 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं, हर बार बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है। अब आप लोगों को ध्यान रखना, धारा 39 है, कहीं 38 भी लिखी हुई है आपके नोट्स में, आपकी किताब में, वहां पे भी 39 कर देना काट के। ठीक है, 39 धाराएं हैं, ये सब जगह से देख दाख के, और इनमें तो हम तो कई बार उलझ के और निष्कर्ष निकाल के फिर बता रहा हूं। अब भाई घिसी पिटी बात 5-10 मिनट बाद में थे, अगर कमेंट करो गुरु जी धारा 38 है, तो देखो 39 है, पहले ही कह दियो एक बार। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट इंगो बिंगे अलावा थान लागे कि नहीं मैं तो 38 माते रहे, मारे अनुसार 38 है तो थे करो 38, बस मने मत गयो थे। ठीक है, आप अपने अनुसार स्वतंत्र हो, मैं हाथ पकड़ के 39 करवाने वाला नहीं हूं, बाकी मैं बताने वाला हूं कि भाई साहब 39 है। ठीक है, हाँ मैंने पढ़ाई थी 38, वो 4 साल पहले पढ़ाई थी, उसके बाद में मैंने वापस पढ़ाई थी और उसमें बताया भी था कि 39 हो गई है। तो मैंने आरटी की 3-4 क्लासें पहले ले चुका हूं मैं, अलग अलग बैच में। एक टाबर और कमेंट करियो कि गुरुजी पुरानी बुक में 21A है आरटी से रिलेटेड, तो बिल्कुल है 21A। मूल अधिकार में पूछेंगे तो 21A है। पुरानी किताब नई किताब की मतलब नहीं है। यदि संविधान पूछ रहे हैं, मूल अधिकार पूछ रहे हैं, तो उसमें यह ध्यान रखना 21A ध्यान रखना ही पड़ेगा। पुरानी में, नई में, फलानी में, टिकड़ी में, सब में 21A मिलेगा ही, मूल अधिकार में पूछेंगे तो। और यह है संविधान संशोधन 86वां। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो, अब यहां पे ये क्या है, अब ये है आरटीई 2009 के अध्याय, कि कौन से अध्याय के अंदर कौन कौन सी धाराएं सम्मिलित है, कौन से अध्याय के अंदर कौन कौन सी धाराएं सम्मिलित है। अरे कॉपी पेस्ट नहीं करनी, नहीं आएगी सेकंड ग्रेड की वन लाइनर, आएगी नहीं, बस मूड खराब हो गया, नहीं देंगे। जब मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ पढ़ने में ध्यान लगाना, नहीं आएगी सेकंड ग्रेड की जो गाइड है वो आएगी, वन लाइनर नहीं आएगी अब। ठीक है, चलो पढ़ने में ध्यान दो, तो आपको समझा रहे हैं वो चीज समझनी नहीं है, दूसरी चीजें आएगी नहीं। वन लाइनर ये कौन पूछ रहा है, संदीवनी के सदीवनी क्या लिखा हुआ है, एसएस दीवानी वगैरह, नहीं आएगी वन लाइनर, सेकंड ग्रेड की नहीं दूंगा मैं इस बार, बस देने की इच्छा थी लेकिन अब नहीं दूंगा आपके कारण। अब जिनको और भी पढ़नी थी उनको भी वन लाइनर नहीं देंगे, अब बस जो गाइड है ये उसको ही पढ़ना। और किसी को कोई सवाल है, और कहेंगे कोई चीज चाहिए बताओ फटाफट, आज हाथों हाथ हिसाब है। अरे ये चीजें याद करनी है, ध्यान दो, याद है नहीं गुरुजी कॉपी पेस्ट आ तो ही, मतलब ये जो बच्चे हैं ना ये आते ही करते हैं कमेंट, इनको कोई लड़ा नहीं है कि सर कहां पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, आते ही सीधा अपना तो सवाल भाई साहब ये है, इसका उत्तर चाहिए तो नहीं आएगी। एसएस दीवानी सुन लिए, नहीं आएगी वन लाइनर। प्रथम अध्याय, इसके अंदर धारा 1 और 2 है, पहली और दूसरी। ठीक है, पहली और दूसरी धारा है इसके अंदर, धारा 1 और 2। द्वितीय अध्याय जो है, दूसरे अध्याय के अंदर धारा 3 से 5 तक का मैटर है। तीसरे अध्याय के अंदर धारा 6 से 11 तक है। चौथा अध्याय जो सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अध्याय है, इसके अंदर है धारा 12 से 28। और पंचम अध्याय, पांचवा अध्याय जो है वो धारा 29 और 30 है। और छठा अध्याय जो है उसके अंदर धारा 31 से 34 है। सातवां अध्याय जो है उसके अंदर 35 से 39 यानी कि बची हुई धाराएं। अब ये धाराएं, इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को पूछी जाएगी, ये सारी चीजें आप लोगों को पूछी जाएगी। अभी तो मजा आएगा, अब एक एक धारा जब पढ़ेंगे उससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, तब आप लोगों को जो है बनने वाले प्रश्न सारे मिलेंगे। इसलिए अपने कमेंट बॉक्स पे चलती हुई अंगुलियों को थाम लीजिए,
थोड़े से अपने दिमागी घोड़ों को रोक लीजिए, क्योंकि ये चीजें अब आप लोगों को याद करनी है। यहीं से बेटा प्रश्न बनेंगे, यहीं से आप लोगों को ध्यान देना शुरू कर देना है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। सर्दी पाली में बहुत जबरदस्त पड़ रही है, लेकिन ऑफिस में स्टूडियो में कम लगती है। ये देख लो, जो राजपत्र जारी हुआ था वो भी मैंने आप लोगों के लिए शामिल कर लिया है। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को डेट लिखी हुई मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहां से जो है एक एक धारा शुरू करते हैं। मैं जहां पढ़ाऊंगा ध्यान वहीं देना, क्योंकि वहां से चीजें सीधी सीधी याद हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले धारा 1 पे आओ। धारा 1 क्या कहती है कि 1 अप्रैल 2010 से सभी जगह अधिनियम लागू, यानी पहल धारा आरटी एक्ट की पहली धारा ही क्या कहती है कि यह अधिनियम लागू है, बस, और कुछ नहीं ज्यादा। पहली धारा कह रही है कि यह अधिनियम भैया लागू हो गया है, कि यह आरटी एक्ट जो है वो लागू हो गया है, लेकिन धार्मिक प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों में लागू नहीं होता। धार्मिक प्रशिक्षण जैसे कि मदरसे हो गए, वैदिक विद्यालय हो गए, वहां पे जहां पे धर्म संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है वहां पे ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा जितनी सामान्य स्कूलें हैं, जो जनरल स्कूल है, वहां पे ये लागू हो गया। तो पहली धारा क्या करिए कि लागू करना है, बस, बाकी की बेजमारी नहीं। दूसरी धारा पे आओ। मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया कि इन धाराओं के अंदर मैंने इतने सीमित शब्द कर लिए हैं कि आसपास की लैंग्वेज हटा के कि आपको रिवीजन करना होगा ना इन 39 धारा का, तो मात्र 5 मिनट लगेंगे बाद में, कि 5 मिनट के अंदर आप लोगों के रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी धारा क्या कह रही है, महत्वपूर्ण मदों की परिभाषाएं हैं। कोई भी चीज है, आप संविधान उठा के देख लो तो उनके भी प्रारंभिक अनुच्छेद आप लोगों को ये बताएंगे कि भाई अंदर अब जो है इस आरटी एक्ट के अंदर आगे भाई शब्द आने वाले बहुत सारे। महत्वपूर्ण मदों की परिभाषा यानी कि आएगा समुचित सरकार। ठीक है, अब बार बार कि गुरुजी सरकार तो ध्यान है, लेकिन समुचित तो यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, दोनों ही जो इस एक्ट को लागू करेगी, जो इसके लिए जिम्मेदार है, वो आ जाएगी समुचित सरकार के अंदर। मान लीजिए एक शब्द आएगा अनुवीक्षण। अनुवीक्षण यानी कि शुल्क में कितनी छूट है, फीस कितनी है, कितनी नहीं है, ये सारी चीजें, शुल्क भरण वगैरह जो भी है वो सारी अनुवीक्षण के अंदर। और आ जाएंगे आप लोगों के जैसे कि वंचित बालक, जो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, कोई ड्रॉप आउट है, कोई कैसे है, तो वो सारी परिभाषाएं आ जाएगी इसके अंदर। फिर आगे अभावग्रस्त बालक, फिर वही बात है, स्थानीय अभिभावक आ गए, यानी कि बच्चों के जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये भी आ गया इसके अंदर। ठीक है, ये अनुवीक्षण मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो ये सारी परिभाषाएं आ जाती है नंबर 2 के अंदर। धारा 2 ये कहती है कि इसके अंदर जितने भी शब्द हैं उन सब की परिभाषाएं इसके अंदर निहित है। इज दैट क्लियर? यहां पे मैटर क्लियर। और धारा 3 पे, 3 दूनी 6, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क फ्री है शिक्षा, यानी कि थे देखिए कभी के जितना भी, जैसे कि कोई प्रचार सामग्री है या कोई एडी चीज है, तो मतलब कोई सर्कस में कोई फ्री चीज बांट रहा है, कोई मेले में मान लो फ्री चीज है, तो बट यूं अनाउंस करे फ्री फ्री फ्री, आइए आइए आइए, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ज्यादातर देखना 3 बार ही करते हैं, 3 बार ही अनाउंस करते हैं। तो यही तो फ्री का उल्लेख कहां होगा? धारा 3 के अंदर होगा। ये क्या कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य फ्री शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा है। तो फ्री का उल्लेख 3 बार धारा 3 के अंदर। ठीक है, ऐसे याद करना। और इसकी व्यवस्था कौन करेगा? समुचित सरकार की जिम्मेदारी है कि ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये फ्री करनी है शिक्षा। तो 1 में वापस ध्यान रखो, 1 में क्या है कि अधिनियम लागू हो गया, 2 में क्या है? परिभाषाएं हैं विभिन्न मदों की, 3 में क्या है? फ्री फ्री फ्री, 6 से 14 साल वालों के बच्चों के लिए फ्री है शिक्षा। ठीक है, हाँ। हेलो सर, मेरे क्लास क्लियर नहीं, आप सबके क्लियर आ रही है क्या? हाँ, सबके एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आ रही है, एकदम यूं जिके, एकदम कांच में चौको पड़ा है, यहां लगे। क्लास एकदम क्लियर है, नेट में कोई समस्या नहीं है। आज आपके वहां पे नेट की क्वालिटी कम की हुई है, 240 से उसको बढ़ाओ, थोड़ी सी खर्चा करो थोड़ा डेटा का। धारा 4, अगर किसी छात्र ने पढ़ाई की मुख्य धारा छोड़ दी, धारा 4 क्या कहती है? अगर किसी ने मुख्य धारा छोड़ दी है तो फिर उसको जो है फिर से उसको वापस मुख्य धारा से जोड़ना है।
वापस मुख्य धारा से जोड़ना है तो उसको उसके उम्र के अनुसार ही वहां पे एडमिशन देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई 10 वर्ष का छात्र है तो उसका एडमिशन कौन सी कक्षा में होगा, कक्षा 5 के अंदर हो गया। अब मान लो कि वो 10 साल का वो कक्षा 5 में ले रहे हैं, उसने छोड़ दी थी दूसरी कक्षा के अंदर ही कक्षा छोड़ दी थी, तो उसको कक्षा 5 में ले रहे हैं। अब वो उसके तो भाई गैप आ गया पूरा, वो सीखेगा कहां से। तो इसके लिए ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा 6 माह का विशेष ब्रिज कोर्स, यानी कि एक पुल बनाया जाएगा। ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल बनाया जाएगा, उसको सीधा वहां पे लाया जाएगा। क्यों, उसका दिमाग तो विकसित हो गया है, वो अब जल्दी सीख सकता है, तो उसको 5वीं कक्षा के लायक बनाने के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा अलग से। और इस गैप को पाटने की जिम्मेदारी किसकी है, ब्रिज कोर्स कौन चलाएगा, ब्लॉक स्तर पे चलाया जाएगा ब्रिज कोर्स। ठीक है, तो यानी 4 के अंदर क्या ध्यान रखना है, 4 के अंदर ब्रिज बना के पार कराना है, 4 में पार। ब्रिज कोर्स से याद रहेगा आपको कि ब्रिज कोर्स क्यों चलाया जाएगा, कि उम्र के अनुसार उस बच्चे को एडमिशन करवाना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, 4 से ब्रिज पार कराना है, 4 में क्या कराना है, ब्रिज पार कराना है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रह जाएगा कि चौथी धारा के अंदर, देखो मैं इसमें कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं बताने वाला आपको कि आपको लंबी ट्रिक याद करनी है, वो नहीं है, सिर्फ आपको मुझे सुनना है। इसके बाद आप लोगों के सामने आरटी की कोई भी धारा का प्रश्न पत्र में एग्जाम हॉल में आ गया, आपको मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये जादू है, ये करिश्मा है कि वहां पे आपके कानों में आवाज ऑटोमेटिक आएगी कि बेटा 4 से पार, चौथी में ही तो था कि ये जो है आयु के अनुसार इनको एडमिशन देना है, बस उम्र के अनुसार। अब धारा 5 क्या कहती है, 5 कहती है टेक केयर। ठीक है, 5 कहती है कि टेक केयर, यूं कहते हैं ना अपन 5। अब छोटे बच्चों को सिखाते हैं हाई फाई कर, हाई फाई कर, हाई फाई ऐसे करता है यानी कि 5 उंगली, फिर क्या टाटा करते हैं। तो यानी कि टेक केयर, वो कोई अपन विदा लेने जा रही हो बिन का के टेक केयर, सी यू है, ये सारी चीजें। तो टेक केयर नहीं है, यहां पे क्या है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है। धारा 5 क्या कहती है कि स्थानांतरण के दौरान उसे जो है बच्चे को सुनना, बच्चे को स्थानांतरण के दौरान वो कहीं भी पढ़ना चाहे तो टीसी रोक नहीं सकता अध्यापक। यदि कोई अध्यापक या विद्यालय टीसी रोकता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उसे टीसी देनी है, उसको जाना है स्कूल, दूसरी जगह एडमिशन लेना है, तो रोक कौन सके, हाँ हाँ मैं कौन दा मारा नामांकन कम है, यहां कर नहीं रोक सके कोई भी, उसे टीसी देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ बालक के सभी अधिकारों का भी स्थानांतरण वहां पे हो जाता है, साथ में किया जाता है। ठीक है, तो 5 में क्या ध्यान रखना है, हाई फाई, हाई फाई को क्या ध्यान रखना, टाटा कहीं कर रही है कि नहीं, यानी कि वो जा रही है टीसी लेने तो टाटा करना है। 6 धारा 6 क्या कहती है, समुचित सरकार का दायित्व है, समुचित सरकार का दायित्व है कि वह समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार विद्यालयों की स्थापना करे। विद्यालयों की स्थापना करने का समुचित सरकार कौन है, इसीलिए तो धारा 2 के अंदर परिभाषाएं दी है, समुचित सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। अब वहां पे किसका दायरा आ रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी हो जाएगी, उसकी ये जिम्मेदारी होगी। अब इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दायरा पूछा जाता है 6 के अंदर, आप लोगों को पूछेंगे कि 1 से 1.5 किलोमीटर दायरे के अंदर तो प्राथमिक स्कूल होनी चाहिए और 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। अब चाहे वहां पे नामांकन कम है ज्यादा है उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप देखते हो कि राजस्व ग्राम जिनकी भले ही पीओ वाली स्कूल से यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल से दूरी है तो भी वहां पे स्कूल मिलेगी। किस लिए मिलेगी, क्योंकि आईआईटी में प्रावधान है कि यदि स्कूल की दूरी कहीं पे 1 से 1.5 किलोमीटर है तो वहां पे प्राथमिक विद्यालय खोलना पड़ेगा और 2 से 2.5 किलोमीटर है तो फिर वहां पे उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना ही पड़ेगा। आई बात समझ में, समझ में आवे 6 के नहीं आवे 6, धारा 6, ठीक है आवे 6, हाँ गुजराती भी काम में लेनी पड़े 6, ठीक है। तो देखो यहां पे 1 से 1.5 किलोमीटर दायरे में प्राथमिक विद्यालय, 2 से 2.5 किलोमीटर दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की प्रावधान किए गए। किसकी जिम्मेदारी बताओ, समुचित सरकार की जिम्मेदारी 6, ठीक है। ये 6 वाली भाषा आप लोगों को पता है, ढूंढाड़ी भाषा के अंदर भी 6 का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ में आवे 6, धारा 6, तो यहां 6 तक आप लोगों को याद करवा दी है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, जयपुर साइड में, हाँ हाड़ौती में भी बोलते हैं क्या 6 वाली। देखो
आगे सारी चीजें याद हो गई ना? बढ़िया। कहीं ट्रिक रटने का काम पड़ा है क्या? नहीं। एक बार ये क्लास पूरी होने के बाद में जब भी और टाइम मिले तो 1.5 गुना की स्पीड से वापस देख लेना, तो सारी चीजें बिल्कुल कंठस्थ फिक्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो धारा 7, 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। 7 अजूबे, 7 अजूबे बनाए। देखो 7 अजूबे अगर आपका और मेरे बस की बात होती तो अभी 7 नहीं 7 करोड़ अजूबे बन चुके होते यहाँ पूरे विश्व के अंदर। क्यों क्यों बस की बात नहीं है? खर्चो घना है भाई साहब, वित्तीय संसाधन घना लगे अजूबा बनाने में। तो इस तरीके को ध्यान रखो कि 7 यानी कि 7 चीजें कहीं करनी, 7 जहां आ जाए तो 7 फेरे लेने, अगर ब्याह शादी में भी खर्चो आवे। ठीक है, विवाह मतलब क्या होता है? यानी विधिवत रूप से वहन करना होता है, और मैं कह दिया करूं कि वित्तीय रूप से भी वहन करना होता है। क्यों? क्योंकि विवाह के बाद में टिकी टपका काजल वगैरह खर्चा कितना बढ़ रहा है, टावर ज्यादा भी यार खर्चा बढ़ जाए, तो वित्तीय रूप से वहन करना भी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना, 7 जहां पे नाम आ गया, नंबर आ गया, तो खर्चा है भाई, खर्चा है। ठीक है, तो 7 से क्या ध्यान रखोगे? वित्तीय अनुपात दर्शाता है किसका? केंद्र और राज्य का। वित्तीय अनुपात दर्शाता है किसका? केंद्र और राज्य का। वित्तीय अनुपात इनका है 60-40, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 रहेगा। दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है। और 8 के अंदर क्या है? धारा 8 में है समुचित सरकार के अधिकार और कर्तव्य। क्या ध्यान रखना है? समुचित सरकार के। अब यहां पे जो है ना, यहां पे देखो, आप लोगों को यदि सफल होना है तो आप लोगों को ध्यान है आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। किसका? माता पिता का आशीर्वाद साथ होना चाहिए। यानी कि आपके सर पर क्या ध्यान रखोगे? आपके सर पर माता पिता का हाथ, माता पिता का हाथ होना बहुत जरूरी है। अब ये बताते बताते मैं आप लोगों को चीजें याद भी करवा दूंगा। कैसे याद होगी? कि सर यानी कि 8 के अंदर ध्यान रखना कि सरकार के अधिकार और कर्तव्य है। किसके है? सरकार के। 8, 9, 10 के लिए बता रहा हूं स्पेशल। सरकार के अधिकार और कर्तव्य है, वो है आप लोगों के समुचित सरकार वाले। अब पर कैसर, यहां पे पर से क्या मतलब है? तो यहां पे इन अधिकारियों को आरटीई के अंदर क्या कहा जाता है पता है? प्राधिकारी। क्या कहा जाता है? प्राधिकारियों की कर्तव्य अधिकार। तो पर यानी कि पर से क्या ध्यान रखोगे? प्राधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य की बात है। और माता पिता यानी उनको क्या बोला जाता है? अभिभावक। तो यहां धारा 10 के अंदर क्या ध्यान रखना है? कि धारा 10 में ध्यान रखना अभिभावकों के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 8, 9, 10 में क्या ध्यान रखोगे? सर पर हाथ होना बहुत जरूरी है। सर पे हाथ, सर पे आशीर्वाद माता पिता का। ठीक है, तो यहां पे ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बात समझ? 10 तक चीजें याद हो गई? ठीक है, अब आइए धारा 11 में। धारा 11 ये कहती है कि समुचित सरकार का दायित्व है कि 3 से 6 वर्ष के बालक इन और बालिकाओं की व्यवस्था करना। किसकी? शिक्षा की व्यवस्था। 3 से 6। अब तो नई शिक्षा नीति के अंदर तो आप लोगों को पता ही है, इस एज के लिए तो स्पेशली जो है प्री प्राइमरी स्कूल जो है वो भी चलेगी यहाँ पे। तो धारा 11 ये कहती है, 11 के अंदर है 3 से 6 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, धारा 11 के अंदर 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए भी व्यवस्था है। धारा 12 के अंदर क्या है? निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा। देखो 12 दूनी 24, लेकिन अपन ध्यान रखना है कि कक्षा 1 रो जिक्र हुई तो 24 और 1 25। तो ये ध्यान रखना 25% सीटें, 25% सीट आरक्षित रहेगी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है इसकी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है कि धारा 12 के अंदर कहा गया है कि 25% सीटें कक्षा 1 में निजी विद्यालयों के अंदर आरक्षित रहेगी। किसके लिए? निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए जिनके माता पिता की आय सालाना 2 लाख रुपए से कम है। सालाना 2 लाख रुपए से कम है। तो ये ध्यान रखना, उन बच्चों के लिए आरक्षित रहेगी जिनके माता पिता की आय 2 लाख वार्षिक से कम है। 25% सीटें धारा 12 के अंदर, धारा 12 के अंदर। ठीक है, आ जाओ धारा 13 पे। 13 ये कहती है कि प्रवेश के समय किसी भी सूरत में प्रवेश अथवा शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 13 करूं गिन 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 के
तेरा करूं इंतजार, 1 2 3 4 5 वाले गीत सुना है ना, तेरा करूं गिन गिन के भाई इंतजार ही है, सुन कुल की कौन तू आज बस एडमिशन ले ले, तेरा करूं गिन गिन के आजा भैया इंतजार। क्या भाई साहब कोई फीस नहीं है, थे तो आओ पढ़ो, थे तो आओ और पढ़ो। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अपने ये जो गौरव ज्ञानधारा प्लेटफॉर्म है ना जीजीडी, इसका नाम भी आरटी कर दें, क्या करें कि ये तो ऑलरेडी अपने तो सारी क्लासेस फ्री है, तो ये भी इसकी नियमावली लिख देते हैं कि आरटी की नियमावली चलती है, वैसे कभी कभी काम आएगी इसकी भी, है कि नहीं, निःशुल्क है पूरी तरीके से। तो तेरा करूं गिन गिन के इंतजार आजा भैया, आई बाहर, कोई फीस वीस नहीं है। चलो आगे बढ़ा। धारा 14 धारा क्या कहती है, प्रवेश के समय बालक से किसी प्रकार के दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। ठीक है, 13 में ये उल्लेख है, 13 के बाद में तुरंत ध्यान रखना कि फीस नहीं है तो सीधा ही माँ बाप बाद में पूछेंगे साहब डॉक्यूमेंट ही कौन नहीं, तो एडमिशन हुई क्या आ जाओ। धारा 14 यही कहती है कि दस्तावेज की भी आवश्यकता नहीं, आप तो एडमिशन कराओ। यदि बालक इस उम्र में आ रहा है तो आप लोगों के ये हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगा। धारा 15 क्या कहती है, 15 कहती है कि 15 दूनी 30 होता है। क्या होता है, 15 दूनी 30 होता है। तो ध्यान रखना 30 सितंबर तक एडमिशन चालू रहते हैं, लेकिन कोई मान लो 30 सितंबर में नहीं आयो, अक्टूबर में आएगा तो, नवंबर में आएगा तो, वर्ष पर्यंत जब तक सत्र चलता है, सत्र पर्यंत कभी भी एडमिशन ले सकता है बच्चा। ठीक है, वैसे 30 सितंबर तक एडमिशन चलता है, मतलब एक तरीके से ये कह दो प्रवेशोत्सव अभियान चलता है, प्रवेशोत्सव, लेकिन 30 सितंबर तक है, किंतु फिर भी संपूर्ण वर्ष में किसी भी समय प्रवेश प्राप्त कर सकता है। तो 15वीं धारा यह कहती है कि 15 दूनी होते 30 है, 30 सितंबर तक जो है एडमिशन लिया जा सकता है, लेकिन मिड सेशन में भी एडमिशन दिया जा सकता है। ठीक है, धारा 16 क्या कहती है, 16 यह कहती है कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी स्तर तक ठहराव या अवरोधन नहीं किया जाएगा। धारा 16 जो है वरदान है 8वीं तक वालों के बच्चों के लिए। अवरोधन का मतलब समझते हो, ठहराव का मतलब समझते हो, अरे फेल को नहीं वे, ठीक है, फेल होने का कोई सवाल ही नहीं है। धारा 16 इसका उन्हें बताओ चली क्लास। अरे टावरो मन लागे क्लास थोड़ी ज्यादा पसंद करी जे है, जनी थोड़ी थोड़ी अटके है ना। एक्चुअली जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनसे मैंने बात की थी, अरे भाई मैं मेरी क्लास के समय तुम्हारे इंटरनेट में क्या होता है, रोज रोज कैसे अटका रहे हो तुम, है। तो वो क्या है, बिन की टेक्निकल ग्लिच चल रही है जो, मतलब, और उनके ऊपर से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उन्होंने उनसे कोई बात चल रही है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि सर 5 तारीख तक थोड़ी सी समस्या हो सकती है, रहेगी, उसके बाद में कोई समस्या नहीं होगी, तो चलेगी ढंग से। की कौन पाची चाल की, है ना। और मन लागे किन नजर तो नहीं लागी रहे, कौन है आपा तो किनो अहित करियो को नहीं, नजर क्या लाग सके, नजर लाग सके कि अहित करना जरूरी थोड़ी बेबी में चाल की के पाची। मन लागे कल अपलोड क्लास ही देनी पड़ी कल, क्योंकि कल 1-2 दिन की बात है, संडे ने क्लास आवे कौन यूं भी, तो कल अपलोड दे दा, संडे नहीं आवे जितने 5 तारीख तक इन इंटरनेट वाला रे समस्या भी सॉल्व हो जाए, है नहीं। कल आप लोगों को अपलोड क्लास दे देंगे, ठीक है। देखो 17 धारा 17 का मतलब क्या है, खतरा। खतरा किसको, बच्चों को। कैसा खतरा, शोषण का खतरा। तो यहां पे ये कहा है शारीरिक शोषण किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा। यदि आप लोगों को, अब देखो शारीरिक शोषण से मतलब सिर्फ यौन शोषण नहीं होता, यहां पे आप लोगों को यह सोचना है कि शारीरिक शोषण का मतलब है कि किसी को भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, किन हाथ ऊंचा कर खड़ा राख दियो और वो चक्कर आन पड़ गयो या की भी मामला हो गया नहीं, तो ऐसा कोई भी किसी को दंड नहीं दिया जाएगा। ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, शारीरिक शोषण किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा। धारा 18 ये कहती है कोई विद्यालय संगठन सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करता है तो उसे विद्यालय संचालन की अनुमति दे दी जाएगी। वोट देने की उम्र क्या है आपकी, आप लोगों को अधिकार कब मिलेगा वोट देने का, 18 साल के हो जाओगे जब मिलेगा ना। स्कूलों को स्कूल चलाने का अधिकार कब मिलेगा, धारा 18 के अंदर मिलेगा। मान्यता, आप लोगों को वोट देने की मान्यता कब मिलती है, 18 साल की उम्र में मिलती है।
तो ये भी 18 के अंदर ही उल्लेख किया है कि कोई भी विद्यालय संगठन यदि तय मानकों को पूरा करता है तो उसे अधिकार दे दिया जाएगा कि भाई चला स्कूल। 19 में क्या है, 19 में यदि कोई समुचित सरकार के परिवर्तित मानकों को पूरा नहीं करता तो मान्यता रद्द कर देंगे। 18 में मान्यता दी है, 19 में वापस कहा गया भाई साहब जो हमने शर्तें चेंज कर दी, हमने पीछे से परिवर्तन कर दिए नियमों में और आपने नियम पूरे नहीं किए, मानक पे खरे नहीं उतरे, तो 19 में ध्यान रखना वापस रद्द भी कर सकते हैं हम। क्या रद्द भी कर सकते हैं, तो उसकी मान्यता रद्द भी की जा सकती है। धारा 20 क्या कहती है, समुचित सरकार को विद्यालय स्थापना के लिए तय मानकों में परिवर्तित करने की परमिशन है। अब कोई कहते मान लो 18 में परमिशन दी, मान्यता दी, 19 में कहा कि हम रद्द भी कर सकते हैं यदि कोई नियम हमने चेंज किए और तुमने माने नहीं तो वो स्कूल वालों कहते हैं कि नियम यहाँ क्या चेंज कर सको थे कि मान्यता दी बी टाइम जो नियम हाँ बिंगे अनुसार स्कूल चाली नहीं भाई साहब। तो 20वीं धारा में वो भी उल्लेख है कि समुचित सरकार को विद्यालय स्थापना के लिए तय मानकों में परिवर्तन करने का अधिकार है। तो 20वें में पांचों हटे जुगाड़ कर दियो पूरा कि 20वें में यह भी अधिकार दिया है कि हम नियम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ। तो इसलिए यह ध्यान रखना। धारा 21 क्या कहती है, प्रत्येक विद्यालय में 21 यानी कि काम कैसा होना चाहिए विद्यालय का काम 21 होना चाहिए, न 19 न 20, तो 21 होना चाहिए। तो सिर्फ जो है मास्टरों के भरोसे नहीं, गांव वालों का भी सहयोग लो, अभिभावकों का भी सहयोग लो, तो एक एसएमसी का गठन किया जाएगा, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। धारा 21 ये कहती है, धारा 21 ये कहती है कि काम 21 होना चाहिए, तो इसके अंदर इसका भी गठन किया जाएगा। धारा 22 क्या कहती है, 22 कहती है कि प्रत्येक विद्यालय प्रपत्र में वार्षिक विकास योजना या संस्थागत नियोजन बोलते हैं जिसको वो तैयार करना होगा, अल्पकालीन ही सही लेकिन वार्षिक विकास योजना तैयार करनी पड़ेगी। 22 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है, धारा 22 में उल्लेख है कि वार्षिक विकास योजना का यहां पे जिक्र किया गया है। धारा 23 क्या कहती है, शिक्षकों की योग्यता और अयोग्यता संबंधी उल्लेख किसके अंदर है, धारा 23 के अंदर है। क्या भाई शिक्षकों में यह योग्यता होनी चाहिए या इसकी अयोग्यता क्या हो सकती है, तो वो उल्लेख किसके अंदर है, धारा 23 में। धारा 24 के अंदर क्या है, शिक्षकों के दायित्व है। यहां पे देखो 23 में तो क्या है, योग्यता, क्या आपके ये योग्यता है। अब योग्यता के बाद में शिक्षकों का चयन हो गया, तब उनको दायित्व बताए जाते हैं, पहले किसी को दायित्व नहीं बताते। अब पहले तो योग्यता बताई, योग्यता बता के अंदर ले लिए। अब मान लो कि आप में से कोई एसआई बनेगा, कोई पटवारी बनेगा, तो सिर्फ फॉर्म भरते ही आप लोगों को जो है दायित्व नहीं बताया जाता है कि आपको ये करना है, वहां पे तो योग्यता के अनुसार आप परीक्षा दोगे, जब आप अंदर चले गए चयनित हो गए, फिर आप लोगों को दायित्व बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे कि ये ऐसे करना है भाई काम। ठीक है, तो 23 के बाद में 24 में दायित्वों का उल्लेख है। धारा 25 में क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, छात्र शिक्षक अनुपात है। अब देखो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग है और उच्च प्राथमिक के लिए अलग है। प्राथमिक शिक्षा में 60 विद्यार्थी तक शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 61 से 90 तक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 91 से 120 चले गए, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होगा, 30:1 होगा। ठीक है, तो 30:1 है, तो देखो 60 तक कितने हो गए, 2, 61 से 90 जाती 3, 91 से 120 जाती 4, और 121 से 150 जाती 5+1 हो गया है। क्यों हुआ है बताओ, 5+1 क्यों हुआ है, क्योंकि अपन ने अनुसूची 1 के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिया कि 150 छात्र संख्या पहुंचते एक प्रधानाध्यापक होगा, एक एचएम होगा, तो 5+1 प्रधानाध्यापक आ गया यहाँ पे। अब ध्यान दो कि प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या 200 से अधिक होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 हो जाता है। 200 से ऊपर गए तब यह अनुपात चेंज हो गया, 40:1 हो गया। और उच्च प्राथमिक में यही अनुपात रहता है 35:1। ठीक है, उच्च प्राथमिक यानी शिक्षा 6 से 8 तक, यहां पे हो जाता है 35:1। समझ में आ गई बात। प्राथमिक में पहली से 5वीं कक्षा में 30:1 है और अपन ने ये चीज ऑलरेडी पढ़ ली है अनुसूची 1 में, आरटीई एक्ट की अनुसूची 1 के अंदर, कि वहां पे 150 से ऊपर संख्या जाते एक प्रधान अध्यापक होगा। तो यहां पे देखो 121 से 150 जैसे ही होगी, 150 पहुंच गई तो 5+1 हो गया। और यदि 200 से अधिक संख्या चली जाती है तो अनुपात चेंज होकर 40:1 हो जाता है। और उच्च प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उनके अंदर अनुपात रहता है 35:1। ठीक है, ये 25वीं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25वीं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12वीं धारा इंपॉर्टेंट है,
चौथी धारा इंपॉर्टेंट है, 25वीं इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट है वो मैं सारी की सारी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको और भी हाईलाइट करके बता रहा हूं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। बढ़े आगे। देखो अब धारा 26 में आ जाते हैं। धारा 26 ये कहती है कि 10% से अधिक शिक्षकों के पद खाली नहीं होने चाहिए। 2026 ये कहती है, 2026 मेरे अनुसार ये कहती है सरकार को कि भाई साहब जितने भी रिक्त पद है वो भी रिक्त नहीं होने चाहिए, ये बच्चे बेरोजगार है, इन्होंने सपने देखे, इनको नौकरी दो। और नौकरी भी कोई ऐसे नहीं देनी है कंपटीशन के आधार पे देनी है, परीक्षा देंगे, परीक्षा के आधार पे नौकरी देनी है, यही थोड़ी है कहते आ जाओ और काम करें तनख्वाह देनी है भाई साहब, और वे भी योग्य है। तो हमारे भी वो ध्यान रखना। 26 ये कहती है कि पद रिक्त नहीं रहने चाहिए। कितने? 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रहने चाहिए। धारा 27 क्या कहती है? शिक्षण के अतिरिक्त केवल राष्ट्रीय मान्यता के कार्यों में ही शिक्षकों को लगाया जाएगा, जैसे जनगणना, निर्वाचन कार्य और राष्ट्रीय आपदा। सिर्फ इनका ही जिक्र है आरटी के अंदर के इसमें ही अतिरिक्त कार्य इनको दिया जा सकता है। एक तो जनगणना के अंदर, एक निर्वाचन कार्य के अंदर, एक राष्ट्रीय आपदा के अंदर। इसके अलावा उनको अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ये कौन सी धारा कहती है? धारा 27 कहती है। धारा 28 में क्या जिक्र है? कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण या प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवा सकता। ये धारा है ना, आम जनता को सबसे ज्यादा पसंद आती है ये धारा। और शिक्षकों को सबसे ज्यादा यदि कोई ट्यूशन पढ़ा हुआ है मास्टर बिन सबू ज्यादा धमकी अगर कोई देवे नहीं तो इन धारा रे कारण ही देवे। थान ध्यान है ते ट्यूशन नहीं पढ़ा सको, थान ध्यान है ते ट्यूशन क्या पढ़ा रहा? ट्यूशन पढ़ाने का अधिकार ही नहीं है आपको। मास्टर भी डर जाए बेचारा, क्योंकि मास्टर तो आरटी पढ़ी उड़ा है, वे भी कह रहे नहीं साहब मैं बस सेवा करूं। मतलब इस धारा का हवाला देते हुए ही ये चीज मास्टरों को धमकाया जाता है। ट्यूशन क्या पढ़ा रहा मार साहब है? ट्यूशन कैसे पढ़ा रहे? 800 रुपए बहुत ज्यादा है, चलो 500 रुपए में पढ़ाओ, यहां भी मिले अभिभावक के नहीं। देखो 800 लोन अगर थे मैं शिकायत कर दू थे नहीं पढ़ा सको, पाचा अभिभावक यूं भी कहते हैं पढ़ाओ लेकिन थोड़ी फीस कम कर दो तो थे पढ़ाओ भली। और कई तो मास्टर मैं देखिया, कई अभिभावक तो मास्टर यू हाथ जोड़ मना करे आप बाबू जी मैं नहीं पढ़ाऊ, थे गांव में रह रही हूं छोरा नहीं पढ़ाओला, पढ़ाना पड़ी मैं बताऊं थारे 50 छोरा तो मैं लिया हूं सामरा ट्यूशन पढ़ाने में, क्या दिक्कत है? मैं बताऊं सरकार डरा के मैं बैठा ना मैं कहवा एडा एडा भी घटना बहुत देखी उड़ी मैं। अरे ये बात तो छोड़ो, जब मैंने निःशुल्क इस YouTube प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना शुरू किया तो कई जनों ने मुझे भी वाया मीडिया कहा था नहीं पढ़ा सकते, सरकारी मास्टर नहीं पढ़ा सकते। मैं के पढ़ाऊं डंके चोट माते पढ़ाऊं, ठीक है? क्यों? मैं बच्चों से पैसे ले ही नहीं रहा, मैं पढ़ाने के पैसे ले ही नहीं रहा। कौन कहता? पढ़ाऊंगा, पढ़ाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ये धारा भाई साहब ये याद हो जाएगी मुझे लगता है आप लोगों को। 28वीं धारा है, कौन सी है? 28वीं धमकी वाली धारा है। कौन सी है धमकी वाली? 28वीं धारा है, ठीक है? हाँ थे अगर गवर्नमेंट टीचर लाग जाओ तो बढ़िया है, नहीं लागो तो थे भी धमकी देने वास्ते आ धारा इस्तेमाल कर सको, ठीक है? धारा 29 पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है? इसमें क्या है? पाठ्यक्रम कैसा निर्धारित होगा, किस तरीके से बनेगा, तो उनके अधिकार और कर्तव्यों का इसके अंदर उल्लेख किया गया। धारा 30 देखो, प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने पर किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। कब तक? प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर तक के बच्चे जो होते हैं वो उनका दिमाग इतना मतलब विकसित नहीं होता है, वो डर जाते हैं और डर का भय का माहौल बना देते बोर्ड के नाम पे, तो बच्चे डर जाते हैं बोर्ड के नाम पे, ठीक है? तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी प्रकार के बोर्ड का आयोजन नहीं किया जाएगा। मेरे साथ धोखा हुआ जीवन का सबसे बड़ा। कैसे? क्योंकि मेरे को आरटी का उस समय भान नहीं था, मुझे आरटी का उस समय ज्ञान नहीं था, मुझे धारा 30 का ज्ञान नहीं था और मेरे से इस उम्र तक 2 बोर्ड दिलवा दी। बताओ कितना जुल्म हुआ मेरे ऊपर। मैंने जो है आप लोगों को बताऊं कि इस समय 5वीं बोर्ड भी दिया है मैंने, है 1 बोर्ड दिलवा दी, मतलब 5वीं बोर्ड मुझसे दिलवा दी उस समय, 5वीं 8वीं फिर 10वीं फिर 12वीं 4 बोर्ड दिलवाई। उस समय पहली बार ही लागू हुआ था,
जब मैं 5वीं में था, मुझे इस धारा का पता ही नहीं था, नहीं तो अपा भी धमकी दे देता। आपको पता है, आप बोर्ड नहीं करवा सकते, ठीक है। चलो, धारा 31, बाल अधिकार के हनन के संबंध में शिकायत की प्राप्ति का उल्लेख है इसके अंदर। इसके अंदर जो है बाल अधिकार का यदि हनन किया जाता है, रोका जाता है, तो इसके अंदर शिकायत का अधिकार है। और जस्ट इसके ऊपर की जो धारा है, धारा 32 में जस्ट इसके ऊपर की 31 के जस्ट ऊपर की धारा 32 है, यानी कि ये शिकायत आई है, इसको जस्ट ऊपर भेजना है। ऐसे ही याद करना है भाई साहब। धारा 31 में तो क्या है, बाल अधिकार का हनन हुआ तो शिकायत आई है, जस्ट ऊपर की धारा 32वीं और 32 में कहा है कि जस्ट ऊपर भेजना है शिकायत पत्र को। शिकायत पत्र आते ही सत्यापन और निरीक्षण हेतु उच्च अधिकारियों को भेजना है। हो गया याद। धारा 33, आरटी एक्ट के नियमों में संशोधन करने हेतु और इससे संबंधित समस्याओं का समाधान करने हेतु केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। भाई साहब, 33वीं धारा कहती है कि इसके अंदर एक केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें सदस्यों की संख्या 15 होगी और इनके अध्यक्ष जो होंगे वो केंद्र के शिक्षा मंत्री होंगे, ठीक है। और इसी के जस्ट अगली धारा 33 के जस्ट बाद में 34वीं है, तो उसमें कह दिया कि राज्य में भी ऐसी ही एक परिषद बनाई जाएगी, जिसका काम होगा कि वो केंद्रीय ये जो सलाहकार परिषद है इसकी मदद करेगी। ये धारा 34 के अंदर तुरंत जिक्र कर दिया कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा, और ये इसके ऊपर वाली जो धारा है 33वीं, उसके अंदर केंद्रीय सलाहकार परिषद का मदद करेगी। धारा 35 ये कहती है भाई साहब कि अधिनियम को लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का पूरा अधिकार है। अब बताओ, कोई नियमावली बनाई और कोई डायरेक्ट तो कोई मानने से रहा, तो अधिकारियों को पावर देना पड़ेगा या भाई साहब मानना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास में अधिकार है। तो उन्हें निर्देश देने का पूरा अधिकार दिया गया है किसके अंदर, धारा 35 के अंदर। धारा 36 के अंदर क्या है, कोई भी कर्मचारी किसी प्रकार का गलत व्यवहार करता है तो उसके संबंध में शिकायत दर्ज की जाएगी। अब ये निर्देश दे दिए, मान लीजिए कोई काम ही नहीं कर रहा है फिर भी, या गलत कर रहा है, मना कर दिया धारा 28 के अंदर यहाँ पे कि कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा और ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो उसके बाद में जो है यहाँ पे आप लोगों को ध्यान है कि इनके संबंध में शिकायत भी की जा सकती है। आज मैं ट्यूशन वाला को जवाब तो करूं, ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को कई जगह और ये अभिभावकों की भी मांग होती है, तभी उनको ट्यूशन पढ़ाने पड़ते हैं, तो ऐसी बातें नहीं है। अब जैसे कोई बड़ी कोचिंगें बन गई है, तो वो भी एक तरीके से क्या है 4-5 हजार और पूरी नियमावली बना के, और फिर वो कहते हैं कि हम कोचिंग भेजते बच्चों को, वहां पे वो भी क्या है, ट्यूशन ही है, तो वो तो क्या वैलिड है। और बेचारे कोई घर पे अपनी आजीविका चला रहा है 100-500 रुपए लेकर, उसमें बताते हैं कि तू नहीं कर सकता। तो ऐसी नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ भी बर्ताव ऐसा नहीं करना चाहिए। वस्तु स्थिति में कभी भी मैं समझता हूं कि प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, सभी को प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। रोटी बाटी सबने चलानी पड़े, घर सबने चलाना पड़े, तो कभी भी थे भी धारा 28 इस्तेमाल मत करियो कि प्राइवेट टीचर मत है ना। लो, धारा 36 याद होगी क्या, चलो आगे बढ़ा। मतलब धारा 36 में ध्यान रखना कि 36 रो आंकड़ो है नहीं तो वो शिकायत कर सके, यह भी याद कर सको, 36 रो आंकड़ो है जब शिकायत कर सके वो धारा 36 में, ठीक है। सर दिल्ली में 4500 फीस प्राइमरी क्लास की ट्यूशन की ऑनलाइन, मेरे को तो पता ही नहीं था प्राइमरी क्लास की। भाई साहब कल से आप लोगों की क्लास नहीं आएगी, मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैं प्राइमरी कक्षा के बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं। कल से आप लोगों को दिल्ली मिलेंगे, तो दिल्ली वाले अभिभावक सारे के सारे धारा 28 को भूल जाइए, मैं आ रहा हूं, ठीक है। अरे मजा आ गया, दैट्स अ पार्ट ऑफ जो स्ट्रेस फ्री रहिए और पढ़िए, अपने सपनों को साकार करिए। नहीं तो फिर दिल्ली में भाई साहब अच्छा स्कोप है, देख लो, ये आदमी बता दियो मन क्या गुरु जी दिल्ली में स्कोप अच्छा है। 4500 एक बच्चे रहना, मैं पढ़ा दूं 200-500, ठीक है, पैसा ही पैसा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो धारा 37 ये कहती है कि धारा 36 के तहत दर्ज की जाने वाली शिकायतों के संबंध में पूर्ण सद्भाव और निष्पक्षता के साथ में कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। कोई भी पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं बनाएला, कि भी मतलब आपसी द्वेष भाव नहीं रखना, निष्पक्ष जो है कार्रवाई करेगी। धारा 38 क्या कहती है, समुचित सरकार को अधिकार है कि वह आरटी एक्ट 2009 की सभी धाराओं में परिवर्तन का अधिकार रखती है, यानी कि सरकार को यह अधिकार है कि वो परिवर्तन इनमें कर सकती है। ये क्या कहती है, धारा 38 कहती है।
और धारा 39 जो है वो आरटी अधिनियम 2009 की धारा 39 केंद्र सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। ये आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने चाहिए और कुछ सीमाओं के अधीन है, जैसे कि 2012 के संशोधन के 3 वर्ष से अधिक समय बाद जारी नहीं किया जा सकते और संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है। ये 39 जो कह रहे हैं कि 39, तो देखो पूरे जाब्ते के साथ में बता रहा हूं कि धारा 39 में क्या जिक्र है वो भी बता रहा हूं आप लोगों को। उद्देश्य क्या है, यह धारा केंद्र सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी बाधा को दूर करके इसे प्रभावी बनाने का अधिकार प्रदान करती है। प्रक्रिया केंद्र सरकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश जारी करती है और इन आदेशों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए और सरकार को इन आदेशों को यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी है। सीमाएं है कि इन आदेशों को जारी करने के लिए शक्ति बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2012 के लागू होने के बाद 3 वर्ष की अवधि तक सीमित है। यानी कि 2012 में कुछ संशोधन किया था वो वाला है, ऐसे नहीं कि 2012 को ही आप मान रहे हो फिक्स। तो ये है भाई साहब आपके 39वीं धारा। अब देखो एक बच्चों का ये भी सवाल आ रहा है, इन दोनों जो थंबनेल यहां लगे हुए इनका क्या उद्देश्य है वो मैं बताता हूं। और बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे हैं अभी कि सर आपकी जो पुस्तक आई थी उसके अंदर 38 दे रखी है धारा और अब आप बता रहे हो 39 है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, आप पूरी ही आप लोगों को शंका से मुक्त कर देता हूं। अपनी किताब आई थी ये 6-7 महीने पहले आई थी, इसी के अंदर आप कह रहे हो 38 दे रखी है धारा। बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं कि इसके अंदर 38 दे रखी है, लेकिन इसके बाद में आप लोगों को पता है संशोधित एक किताब आई थी बाद में, ज्यादा उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कुछ माइनर ही थे। इसीलिए मैंने आप लोगों को किसी को पोस्ट नहीं किया कि आप लोगों को जो है नया वर्जन आया नया एडिशन उसको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं क्लास करवा रहा हूं तो जो मैंने चेंजेस किए हैं वो मैं क्लास के माध्यम से करवा दूंगा। फिर ये वाली आई वॉल्यूम 2 जो ये भी आए को लगभग 2-3 महीने हो गए, इसके अंदर ये वाला पैरा मैंने पूरा शामिल किया है। ये 39 धाराएं पूरी शामिल की, ये वाला पैरा पूरा शामिल किया है। इसके अलावा आरटी वाले चैप्टर में और कोई संशोधन नहीं किया। और एक बात और सुन लो, ये दोनों किताबें यहां अभी बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे मार्केट चले जाओ भाग के और क्या हम ये लेकर आते हैं। नहीं बेटा, ये तो इसलिए आप लोगों को आश्वस्त करने के लिए बताया है कि ये जो है चीज आप लोगों को क्लास के माध्यम से करवा दी। तो जिसके बाद में ग्रीन कवर वाली थी ना उसके पास भी अब अपडेट हो जाएगी, आप अपडेट कर लेना, ठीक है। और जिसके पास में ब्लू कवर वाली है उसके पास तो ये पैरा ऑलरेडी है। तो अब धारा 39 है, इसकी कंफर्मेशन मैंने यहां पे कर ली और धारा 39 में क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब जिक्र करते, अब इसलिए मना कर रहा हूं, ये अब लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को किताबें। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम पास होता है कंटेंट चेंज नहीं करना होता है। कम से कम 1 महीने पहले जो है आप लोगों को कोई कंटेंट नहीं बदलना। 1 महीने से ज्यादा समय है आपके पास एग्जाम में, तब आप फिर भी उसको पढ़ सकते हो क्योंकि उसमें कवर करने का समय होता है। अब कंटेंट चेंज नहीं करना, ऐसा नहीं कि भाग के लेने चले जाओ। हाँ, यदि आपको पुस्तक लेनी है तो आप कौन सी लेंगे? अभी करंट अफेयर्स वाली। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम से जस्ट पहले ही पढ़ा जाता है, क्योंकि उसमें जितनी लेट आई है करंट अफेयर्स उतना फायदा है, क्योंकि अपडेट होती रहती है, अपडेट होके आती है, तो वो वाली आप पढ़ सकते हो। अब ये क्या है, ये देखो, ये वाला वीडियो बच्चों ने देख लिया लगभग 4 लाख, ये भी 4 साल पहले, ये भी 4 साल पहले, और ये 1.5 लाख बच्चों ने देखा। इसके अंदर भी जब अपने पास में ऐसा डिजिटल बोर्ड नहीं था, वो वाला सिंपल बोर्ड था, लेकिन अपनी जो है याद करवाने वाली टेक्निक वो की वो, तो इसमें और आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से आरटी की धाराएं याद करवाई गई है, ठीक है। इसमें सिर्फ धाराएं याद करवाई है, बहुत बढ़िया तरीके से याद करवाई है। तो करना क्या है, जब भी आप लिख लोगे ना आरटी 2009 जीजीडी लिख के सर्च करोगे, ये क्लास आप लोगों को सामने देखने को मिल जाएगी, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आप लोग चाहो कि आज जैसे मैंने पढ़ाया उसके अलग तरीके से और कोई याद करवाने वाली चीज, या और आप लोगों को क्रिएटिव थोड़ा सा और देखना है, तो आप ये 2 वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये भी कोई ऐप में नहीं है, इसी यूट्यूब चैनल पे है, इसलिए बता रहा हूं कि ये 2 वीडियो है। बहुत सारे बच्चों ने इससे देख के सिलेक्शन लिया है याद करके। तो आज की जो क्लास है वो भी मैंने यूनिक वे से ही पढ़ाई है, सारी चीजें याद करवाने की कोशिश की है। आईआईटी में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसके बाद में आप लोग कोई भूल पाओगे। या तो एक काम करना, इसी क्लास को 1.5 की स्पीड से, 1.5 गुना की स्पीड से, 1.5x की स्पीड से वापस देख लेना, सारी चीज याद, या फिर ये जो 2 क्लास थंबनेल बताएं वो देख लेना। आईआईटी में आप लोगों के एक भी सवाल आप गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब कल वाली क्लास जो है ना 2011 वाली नियमावली, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, वो और आप लोगों के
एक वो रहा है, कौन सा चैप्टर रहा है, सरकारी स्कूल में मान्यता प्राप्त वाला है। हाँ, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, कोई ज्यादा इसमें मेजर नहीं है आप लोगों के। ये लास्ट वाले चैप्टर में से तो बहुत कम बनते हैं, इसमें बनता है। तो इसकी कल शनिवार को आप लोगों को बोनस क्लास मिलने वाली है। इसकी क्लास में आप लोगों को दोनों चैप्टर की एक साथ मर्ज करके आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, मर्ज करके कल इसी समय 8 बजे आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। सुन लेना कान खोल के, और फिर संडे को आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है, और उसके बाद में मंडे को आप लोगों के एक मैराथन क्लास लेंगे राजस्थान ज्योग्राफी की। राजस्थान ज्योग्राफी की एक मैराथन क्लास मंडे को मैं प्लान कर रहा हूं कि मंडे को एक मैराथन क्लास आपके ले लें, और मैराथन अब जो है 2-5 जितनी भी आ सकती है उतनी दे देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये इसी के साथ में फिर 2 चैप्टर बचेंगे अपने अपने फिर 2 चैप्टर बचेंगे। एक तो बचेगा नेशनल हाईवे वाला, है ना, परिवहन वाला बाकी है, और एक कौन सा है, एक और बीच में रहा था ना, खेल और खिलाड़ी। एक और कौन सा बाकी है, खेल और खिलाड़ी। इसके साथ आप लोगों के सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, मेरी जिम्मेदारियों से मैं मुक्त हो जाऊंगा फिर, कि भाई ग्रेड 3 वालों से जो वादा किया, जिस तरीके से मैंने कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं पूरा कोर्स करवाऊंगा, एक और बैच कंप्लीट हो जाएगा अपने जीचीडी से। ठीक है, वो माथे माथे बहुत सारो भार वे जद है, वो भार ले ला के मैं कराऊं पूरा, तो वो हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं अभी टाइम। तो ये क्लास सभी विद्यार्थियों तक अब शेयर कर देना। चलिए, बस आज की क्लास में अब इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।